हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें अपन लोग कोनिकल पेंडुलम के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जानेंगे अच्छी अच्छी, कुछ और एक्स्ट्रा एक दो प्रॉब्लम्स हम लोग एडवांस लेवल की हर एक लेक्चर में करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स जो है ऐसे करते हुए चले जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम्स लगभग निपट जाएंगी। लास्ट एक लेक्चर हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का रखेंगे जिनमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम होगी, तो जुड़े रहिए साथ में। तो अगला जो टॉपिक है बेटा वो है कोनिकल पेंडुलम। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, कोनिकल पेंडुलम क्या है, बच्चे ध्यान देते हैं। कोनिकल पेंडुलम जो है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये कोई फिक्स पॉइंट है, ये कोई अपना फिक्स पॉइंट है, ये रहा एक फिक्स पॉइंट, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, और स्ट्रिंग को एक लाइट स्ट्रिंग ले ली, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ये मास हो गया बच्चे स्मॉल एम, ये कोई स्मॉल एम मास है। ठीक है, ये इससे ऐसे लटक रहा है। अगर अपन लोग इस मास को ऐसे ऐसे घुमाए तो ये सिंपल पेंडुलम बना। ठीक है, लेकिन अगर इसको ऐसे घुमाए ये, तो ये कोन की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसको मैंने अगर इस तरीके से घुमाना चालू कर दिया ऐसे एक सर्कल में, तो ऐसा लगेगा ये पूरा ऐसे कोन में घूम रहा है। ऐसे पकड़ लिया और ऐसे ऐसे घुमाना चालू कर दिया, इसके अबाउट ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा हो गई। ठीक है, तो इसमें बेटा फाइंड आउट करने के लिए टेंशन आया करती है कि टेंशन कितनी होगी, और थीटा की वैल्यू भी निकालते हैं, या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बच्चे, ध्यान देना। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जिस पर ये ऐसे घूम रहा है, दैट इज द थीटा, ये थीटा है। इस स्ट्रिंग की लेंथ है एल, स्ट्रिंग की लेंथ एल है। तो बेटा ये अपने इस सर्कल में घूम रहा है, और इस सर्कल की रेडियस मैंने लेट से मान ली कितनी बच्चे हो गई, आर हो गई। इसका मास एम था, तो जब इस सर्कल में घूमेगा तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, स्यूडो फोर्स, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये घूम रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, तो सर इसे बैलेंस कौन करेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर को? हाँ बेटा, एक फोर्स है जो बैलेंस करेगा। कौन सा? ये जो टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग में जरूर जनरेट होगा, और इस टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट तो बच्चे आएगा यहाँ पर थीटा, यानी टी कॉस थीटा, और ये जो टी साइन थीटा लगेगा वो इस फोर्स को बैलेंस कर ले जाएगा। तो जो टी साइन थीटा है, ये जो टी साइन थीटा है वो इसको बैलेंस करेगा। अच्छा, टी कॉस थीटा को सर कौन सा बैलेंस करेगा? अगर ये मान लो टी साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन टी कॉस थीटा अगर लगेगा तो ये तो स्लैक हो जाएगी। तो इसे कौन बैलेंस करना चाहिए बच्चे? एक फोर्स और है, अंडर ग्रेविटी हम लोग काम कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, एम जी। इसने इसे बैलेंस कर लिया। अब क्या काम करेंगे? अब मुझे पता है कि ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स है, भाई टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है, और ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स है। तो यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ कि टी साइन थीटा, मैं लिख सकता हूँ कि टी साइन थीटा, टी साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर रहा है। एक इक्वेशन हो गई। और अगर अपन बात करें टी कॉस थीटा की, तो टी कॉस थीटा बच्चे बैलेंस कर रहा है किसको? टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को। दूसरी बात हो गई, मेरा मन है कि मैं यहाँ पर एंगल की वैल्यू पहले निकाल लूँ कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। भाई निकाल लेते हैं एंगल की वैल्यू। एंगल की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देते बच्चे। तो क्या बनेगा देखो, अगर डिवाइड करोगे तो टी से तो टी मर गया, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू द टेन थीटा, और मास से मास को कैंसिल कर लिया, तो ये बन गया आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी। ये हो गया अपने पास में बच्चे, क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बच्चे, लेकिन आर है क्या? मुझे तो आर तो मैंने डिफाइन करी नहीं भाई। मैंने ये कहा कि इस स्ट्रिंग की लेंथ है, आर को तो डिफाइन करा नहीं। तो बच्चे बोलेंगे सर आर को अपन लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, ये एंगल थीटा, ये लेंथ एल है, तो इस ट्रायंगल में आर क्या एल साइन थीटा के बराबर होगी? बिल्कुल भाई, ये जो आर की वैल्यू है
वो तो एल साइन थीटा के इक्वल होगी, तो मैं इस आर की जगह एल साइन थीटा लिख देता हूँ, यानी टेन थीटा इक्वल टू आर की जगह लिखा बच्चे एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी, प्यारे बच्चे, ठीक है। अच्छा अब सर थीटा तो दो जगह आ गया, फिर एंगल निकाले कैसे? कोई दिक्कत नहीं यार, आ तो गया ना, आ गया तो कैलकुलेशन तो हो ही जानी है। टेन थीटा को फिर से बच्चे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी। मैंने साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा दिया, यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ चुकी है बच्चे? जी अपॉन में एल ओमेगा स्क्वायर। कोई पूछे कि कितना एंगल ये बना रहा होगा, तो एंगल हो जाएगा बच्चे कितना? कॉस इनवर्स जी अपॉन में एल ओमेगा स्क्वायर। चलो ये कहानी क्लियर हो गई, ये तो एंगल की कहानी है। अब एक बच्चा एकदम से बोला सर मुझे तो टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। यार बड़ी बात तो है नहीं, मुझे पता है टी कॉस थीटा की वैल्यू एम जी के इक्वल है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो टेंशन के लिए अगर इक्वेशन सेकेंड देखें तो इक्वेशन सेकेंड में बच्चे क्या है? टी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू है एम जी के इक्वल। मुझे टी की वैल्यू निकालनी, तो टी इक्वल टू आ गया बच्चे एम जी अपॉन में कॉस थीटा। अब समस्या आ रही सर कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखूँ? यार निकाल चुका हूँ मैं पहले, कॉस थीटा की वैल्यू जी अपॉन में एल ओमेगा स्क्वायर है। सो टी इक्वल टू एम जी अपॉन में कॉस थीटा की जगह जी अपॉन में एल ओमेगा स्क्वायर, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा एल ओमेगा स्क्वायर, जी से जी को मार दिया, यहाँ पर अपन लोग को टेंशन भी कैलकुलेट हो गई, किसके इक्वल आ गई बच्चे? एम एल ओमेगा स्क्वायर। ये टेंशन आ गई। टेंशन कितनी आ गई बालक? एम एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है, मेरे ख्याल से इस तरीके की प्रॉब्लम्स अपने से हो जाएंगे। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन लोग, देखते हैं क्या होगा। समझो मान लो ये कोई कार्डबोर्ड है बच्चे, ये कोई कार्डबोर्ड है, ये एक कोई कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये कोई कार्डबोर्ड है और यहाँ एक स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है एल। इधर कार्डबोर्ड में होल किया गया और होल करने के बाद इस स्ट्रिंग को इधर निकाल दिया गया बच्चे। कार्डबोर्ड में होल किया, होल करने के बाद इधर निकाल दिया और यहाँ पर एक मास अटैच कर दिया स्मॉल एम का। कितना मास अटैच कर दिया बच्चे? स्मॉल एम का मास अटैच कर दिया, इधर भी उतना ही सेम मास अटैच्ड है। अब इस वाले मास को ऐसे देखो, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, तो अब समझो कहानी जरा। ऊपर वाले मास को अगर ऐसे घुमाया जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, ये वाला पोर्शन भी ऐसे घूमेगा। अगर ये घूमेगा तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो बच्चे कोनिकल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। ये वाला पोर्शन कोनिकल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा और ऊपर वाला ये स्मूथ सरफेस पर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ऊपर वाला ये जो पार्ट है वो स्मूथ सरफेस पर इस तरीके से घूमता रहेगा। ये इसका सर्कल हो जाएगा ऊपर वाले पार्ट का, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर ये जो लेंथ है वो r है और टोटल लेंथ बच्चे l है, तो ये बची हुई जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी बच्चे? r माइनस एल। ये बची हुई लेंथ कितनी हो गई? r माइनस एल हो गई। अच्छा अब देखो कहानी क्या होगी। ये जो ऊपर वाला जो सरफेस के ऊपर ऐसे घूम रहा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी अलग होगी, और ये कोनिकल पेंडुलम में जो नीचे कोनिकल पेंडुलम बन रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो अलग होगी। मैंने मान ली, मैंने कह दिया कि भाई इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी बच्चे ओमेगा 2 है। तो मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड ओमेगा 1 स्क्वायर रेशियो ओमेगा 2 स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल ये है बच्चे कि अगर ऐसे एक कोई कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर ये मास है, ये मास एल लेंथ की स्ट्रिंग से, दो मास है एल लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एक मास कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है और होल से वो स्ट्रिंग ऐसे नीचे की तरफ निकली, दूसरा मास इधर है, ऊपर वाले मास को ऐसे घुमाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रिंग भी घूमेगी और यहाँ अगर स्ट्रिंग घूमेगी तो ये वाला मास भी तो घूमेगा, और ये मास घूमेगा तो इसकी एक अलग एंगुलर वेलोसिटी होगी और इस वाले पोर्शन की अपनी एक अलग एंगुलर वेलोसिटी होगी। दोनों की अपनी अपनी एक अलग एंगुलर वेलोसिटी होंगी। अब इन दोनों की अगर अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी है तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर का रेशियो अपन लोग को फाइंड आउट करना है, यानी ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन में ओमेगा 2 स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। चलो निकाल लेते, कोई बड़ी बात तो नहीं है। चलो तो समझो जरा, अगर ये लेंथ r थी तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे? r माइनस एल हो जाएगी। मैंने मान लिया ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल कितना बच्चे? थीटा है।
अगर ये एंगल थीटा है, समझो जरा कहानी को, स्ट्रिंग तो सेम है, यही स्ट्रिंग किसी इंस्टेंट पर इधर आई होगी, भाई किसी इंस्टेंट पर यहाँ मास नहीं रह गया, किसी इंस्टेंट पर ये मास जो है वो इस तरफ आ चुका है बच्चे, बालक ये मास जो है वो इधर आ चुका है। तो अगर स्ट्रिंग सेम है, समझो कहानी को, तो ये आर हो गई और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये हो गई बच्चे आर माइनस एल। कितनी हो गई बालक, सॉरी एल माइनस आर, टोटल लेंथ एल थी, टोटल लेंथ कितनी थी बच्चे, एल थी, तो ये हो गई एल माइनस आर, सॉरी पहले आर माइनस एल लिखा तो गलत था, एल माइनस आर होगा, ठीक है, एल माइनस आर हो गई। इसकी अपनी कोई एक रेडियस होगी, लेट से कैपिटल आर मान ली, ठीक है, मैंने मान लिया कैपिटल आर। फोर्सेस कौन कौन से लग रहा है बच्चे, बोलेंगे सर फोर्सेस तो लिखना आता है, एनएलएम तो ढंग से अपन लोगों ने करी हुई है। यहाँ पर एक लगेगी टेंशन, इस पर लगेगा सर mg, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। अगर ये ओमेगा 2 से यहाँ से ऐसे घूम रहा था तो इस पर लग जाएगा एम आर ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्या लग जाएगा बच्चे, एम आर ओमेगा 2 का स्क्वायर। दोनों अलग अलग से घूमेंगे, ऊपर वाला अलग ऐसे घूमेगा और ये वाला अलग घूमेगा, ठीक है, दोनों की अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी है, एम आर ओमेगा 2 का स्क्वायर होनी भी चाहिए। अब देखो इसे बैलेंस कौन करेगा, अभी अभी तो कोनिकल पेंडुलम में पढ़ा था बालक, ये एंगल अगर थीटा था तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा, तो mg को तो बैलेंस कर देगा बच्चे टी कॉस थीटा, और एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर देगा टी साइन थीटा। और भी सर कोई टेंशन होगी, बिल्कुल होगी, यही टेंशन यहाँ लगेगी और यही टेंशन इधर की तरफ लगेगी, तो इसमें बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा एम आर इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर। तो पहले तो मैं इधर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं नाम दिए दे रहा हूँ ए, और इस ब्लॉक को नाम दिए दे रहा हूँ मैं बी। मैं ब्लॉक ए की कहानी पर आ जाता हूँ, ठीक है, किसकी कहानी पर बच्चे, ब्लॉक ए की कहानी पर। तो अगर मैं ब्लॉक ए पर देखूँ, ध्यान देना, तो ब्लॉक ए पर, फॉर ब्लॉक ए, ब्लॉक ए पर क्या हो रहा है, ब्लॉक ए पर देखो इधर टेंशन है एम आर ओमेगा स्क्वायर, टेंशन जो है एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर रही है। टेंशन किसको बैलेंस कर रही है बच्चे, एम आर ओमेगा 1 स्क्वायर को। तो मैं टी की जगह लिख दूंगा बच्चे टी इक्वल टू एम आर ओमेगा 1 स्क्वायर, इक्वेशन 1। दूसरा मैं इधर आ जाता हूँ, क्या इधर टी साइन थीटा, क्या टी साइन थीटा, क्या टी साइन थीटा एम इंटू कैपिटल आर ओमेगा 2 स्क्वायर को बैलेंस कर रहा है, हाँ सर बिल्कुल बैलेंस कर रहा है इसको। लेकिन मैं इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं कैपिटल आर की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ। तो बच्चे बिल्कुल चिल्ला के बोलेंगे कि सर ये लेंथ एल माइनस आर है, तो कैपिटल आर की तो वैल्यू हो गई एल माइनस आर टाइम्स ऑफ साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा इक्वल टू मास एम, कैपिटल आर की जगह एल माइनस आर टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद क्या काम करें, उसके बाद और भी चीज़ें बन सकती है। भाई मैं टी कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो अगर अपन लोग टी कॉस थीटा को निकालेंगे, सो टी कॉस थीटा इसकी वैल्यू आ गई बच्चे किसके इक्वल आ गई। अच्छा मेरे को तो टी कॉस थीटा की शायद ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि मैं इन्हीं दो इक्वेशन से काम निकाल ले जाऊँगा। कैसे, ध्यान देना बच्चे, मैं एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन इसमें देखो बच्चे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। अब यहाँ जो टी की वैल्यू उठा के इक्वेशन पुट 1 में पुट कर दो, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखो यहाँ से टी की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट करी, यानी m टाइम्स ऑफ एल माइनस आर ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू m टाइम्स ऑफ आर ओमेगा 1 का स्क्वायर। m से तो m को मार दिया, मुझे निकालना है ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर, इधर ले जाएंगे, सो ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द r अपॉन में l माइनस आर। मेरे ख्याल से इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी, नोट कर लेना बच्चे से, ठीक है। अब अगली कहानी पर चलते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है बच्चे, देखो ध्यान देना। तो उसके बाद में
ऐसे ही एक प्रॉब्लम और उठा न्यूमेरिकल कि ये ऐसे, ये 2 पॉइंट है वर्टिकल फ्रेम में, ये ए है, ये बी है। अब ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे वो एच है, ये गिवन है, ये गिवन है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस एच है। एक स्ट्रिंग है, उसके बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट पर, बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट पर एक मास m ऐसे करके बंधा था और उसे ऐसे घुमा दिया गया। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है बच्चे? हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू गिवन है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है। ओमेगा जो दे रखा है बच्चे, वो ओमेगा दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ √2g/h, गिवन दैट ओमेगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √2g/h, ये ओमेगा की वैल्यू है। अब इनमें दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी उनका रेशियो निकालना है। सर टेंशन अलग अलग आएगी क्या? हाँ बच्चे, यहाँ मास अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग अलग अलग मान ले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ टेंशन जो होगी, और होनी भी चाहिए, यहाँ टेंशन T1 है और इधर टेंशन क्या होगी? T2 मान ली मैंने, ठीक है। इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, निकाल ले जाएंगे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझो जरा, मैंने मान ली कि ये जो इसकी रेडियस है, लेट से इसकी रेडियस हो गई r, क्या मानी बच्चे मैंने? इसकी रेडियस r, और इस एंगल को मैंने लेट कर लिया कितना? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो बालक ये वाला भी तो एंगल कितना हो चुका है? थीटा ही तो हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो निपटाते हैं। अब समझो, मैं इनके कंपोनेंट करना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इनके कंपोनेंट करूँ। चलो, टेंशन के, इस टेंशन T1 का कंपोनेंट अगर करना, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चे ये भी थीटा है। इस T1 के कंपोनेंट पहले मैं लिख रहा हूँ, देखना बच्चे रेड पेन से। इधर ऊपर की तरफ आएगा T1 cos थीटा, इधर की तरफ आ जाएगा T1 sin थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इस पर mg, ठीक है। और इधर की तरफ इस पर लग रहा होगा बच्चे mr ओमेगा स्क्वायर। क्या लग रहा होगा? mr ओमेगा स्क्वायर। दोनों से ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ओमेगा स्क्वायर से ये भी ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? अब अगर अपन लोग देखें, ध्यान दो, तो mg mr ओमेगा स्क्वायर तो हो ही गया। टेंशन के एक कंपोनेंट, अब इसका एक कंपोनेंट टेंशन का इधर T1 sin थीटा आ गया था। क्या सर T2 के भी कंपोनेंट लिखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल भाई, T2 के कंपोनेंट देखो, इधर T2 है तो T2 का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर T2 cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा कंपोनेंट बच्चे T2 sin थीटा। अब ये बैलेंस कंडीशन में, अगर ये बैलेंस कंडीशन में तो अपन लोग लिख लेते हैं इसे, जरा ध्यान देना। क्या मैं ये लिख सकता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स बैलेंस है, तो यानी T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। भाई T1 sin थीटा इंटू T2 sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से sin थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा बच्चे? T1 प्लस T2 टाइम्स ऑफ sin थीटा इक्वल टू आ गया mr ओमेगा स्क्वायर, यही तो बना, यानी T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू द mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन में sin थीटा। ये बन गई एक इक्वेशन, T1 प्लस T2 इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन में sin थीटा। r की वैल्यू बेटा अभी पता नहीं है, लेकिन हम लोग लिख लेंगे ना, टोटल हाइट h है तो ये h/2 हो जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, बाद में लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी इक्वेशन सर, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में भी सारे फोर्स बैलेंस? बिल्कुल भाई, ये तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे तो डिस्प्लेस हो रही ना, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी अगर अपन लोग देख रहे हैं तो ये सारे फोर्सेस एक दूसरे क्या करें? बैलेंस करें, तभी तो इस तरफ ऐसे इसकी शिफ्टिंग लेना, तो इधर जा रहा ना इधर जा रहा, तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स भी अपन लोग बैलेंस करेंगे। तो अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर? अपवर्ड फोर्स तो लग रहा है सर T1 cos थीटा
इक्वल टू क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स हो गया T2 cos थीटा प्लस mg। क्या काम करूं मैं सर, एक काम कर लेते बालक, क्या देखो, इस टर्म को इधर लाएंगे तो T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा इक्वल टू आ गया mg, T2 cos थीटा सॉरी, और मैंने तो यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया तो बचा T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू द mg, यानी मैं लिखूं T1 माइनस T2 इक्वल टू mg अपॉन में cos थीटा। इसे मान लिया इक्वेशन सेकंड। क्या मुझे रेशियो फाइंड आउट करना था बेटा, मैंने क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, फाइंड T1 रेशियो T2, मुझे स्ट्रिंग जो है उनमें टेंशन का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना बच्चे, टेंशन का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल भी आएगा। चलो तो अब देखो दो इक्वेशन बन गई और दो वेरिएबल अपने पास में, अरे थीटा भी है सर, आर भी है, लेकिन उनकी तो वैल्यू अपन लोग निकाल ले जाएंगे एच के टर्म में। पहले तो मैं T1 और T2 निकाल ले जाऊँ, फिर देखते आगे की कहानी, ठीक है, निकाल लेते, जरा ध्यान देना। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं, समझो जरा। दोनों इक्वेशन लिखता हूँ। पहले इक्वेशन है अपने पास में T1 प्लस T2 एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, और दूसरी इक्वेशन है बच्चे T1 माइनस T2 इक्वल टू एम जी अपॉन में कॉस थीटा। ये दोनों इक्वेशन हो गए, दोनों को जोड़ दो बालक, इक्वेशन 1 और 2 को अगर जोड़ोगे T2 से T2 मार दिया तो 2T1 इक्वल टू क्या आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा प्लस एम जी अपॉन में कॉस थीटा। क्या आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा प्लस एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चे T1 की तो वैल्यू बन गई अपने पास में कितनी, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा प्लस एम जी अपॉन में कॉस थीटा, और साथ में आ गया अपने पास में 1/2। क्या मैं T2 की भी इक्वेशन T2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल भाई T2 की वैल्यू निकाल सकते हो। इस बार में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी कहानी बन जाएगी। मेरे ख्याल से 1 से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चे तो ये माइनस हो जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, क्या बनेगा, सो T2 की तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2, सब्ट्रैक्ट किया है तो क्या बन जाएगा बच्चे, तब तो ये बन जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा और माइनस का एम जी अपॉन में कॉस थीटा। ये लो, ये कहानी बनी, ये T2 आ गया। सर मेरा मन है कि मैं इनका रेशियो निकालूं, भाई रेशियो तो निकालना ही था। अब इनका अगर रेशियो कैलकुलेट करना है बेटा तो आर की वैल्यू अपन लोग को लिखनी पड़ेगी, और आर की वैल्यू जब अपन लोग लिखेंगे तभी तो सॉल्व हो पाएगी इक्वेशन। चलो लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये तो T2 है, T2 में मैं लिखना चाह रहा हूँ T2 इक्वल टू 1/2 एम आर। बच्चे क्या होगा देखना जरा, ध्यान देना, मैं अगर आर की बात करूँ तो यहाँ आर क्या होगा, समझो ये एंगल थीटा है और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक है बच्चे h/2, ये वाली हाइट कितनी हो गई h/2, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी r अपॉन में h/2, तो r की वैल्यू आ जाएगी h/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। ये r की वैल्यू हो गई, क्या आ गई बच्चे, h/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर आगे, इधर अगर लिखूंगा ध्यान देना, तो एम आर की जगह क्या लिखना है बच्चे, आर की जगह लिखना h/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा मीन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी इंटू साइन थीटा है ही, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, और ये हो गया एम जी अपॉन में कॉस थीटा, ये बना। और h की वैल्यू भी शायद मेरे ख्याल से पता थी बच्चे, h की वैल्यू मुझे पता है क्या थी भाई, h जो गिवन था h इक्वल टू था 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2g बाई, सॉरी 2g बाई h या कुछ था ऐसे, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर हो रहा है बच्चे, h की वैल्यू नहीं, सॉरी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इधर लिख लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये था,
या ओमेगा स्क्वायर और है बच्चे। तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा से साइन थीटा मार दिया, कुछ टर्म कॉमन है, बिल्कुल है, क्या है सर, m कॉमन है, अपॉन में कॉस थीटा कॉमन है, यहाँ क्या बचा h/2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, भाई ओमेगा की वैल्यू इतनी थी तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 जा 4 इंटू 2g अपॉन में h, माइनस इधर बेटा m और कॉस थीटा कॉमन हो गया तो बच्चा g, मैंने इससे इसे मार दिया, 2 से 2 को मार दिया, 4g माइनस g कितना हो जाएगा बच्चे 3g, तो T2 की तो वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 3mg अपॉन में कॉस थीटा, ये तो T2 आ गया। T1 भी निकाल लेता हूँ बच्चे, T1 क्या होना चाहिए, तो T1 आ जाएगा 1/2, फिर से अगेन देखो जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं, एक तो m कॉमन है, मैंने m कॉमन ले लिया, दूसरा r की वैल्यू मुझे रखनी है, रख देते हैं यार, r की वैल्यू क्या थी h/2 टेन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी 4 इंटू 2g/h, 4 इंटू 2g/h और इंटू ये साथ में क्या आ जाएगा बच्चे साइन थीटा और आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में क्या लिखा था mg अपॉन में कॉस थीटा, ये लिखा था, ठीक है। इसे अगर और देखेंगे तो T1 इक्वल टू आ गया बच्चे 1/2 टाइम्स ऑफ m, h से तो h मारा, 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल किया, यहाँ g अपॉन m तो कॉमन हो चुका था, सॉरी, g अपॉन कॉस थीटा इधर भी, g अपॉन कॉस थीटा इधर भी, ये मैंने कॉमन ले लिया, g अपॉन कॉस थीटा दोनों में, इधर ये प्लस साइन था, इधर बच्चा बच्चे 4 और ये +1 कितना हो जाएगा 5 हो गया, ये बन गई T1 की वैल्यू, मुझे निकालना है T1 अपॉन T2, तो T1 की वैल्यू है 1/2 5mg अपॉन कॉस थीटा, और T2 की वैल्यू आ गई बच्चे कितनी 1/2 3mg अपॉन में कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड करूंगा मैं, 1/2 कॉस थीटा mg कैंसिल, सो T1 अपॉन T2 की वैल्यू आ गई बच्चे कितनी 5/3। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं बच्चे, ध्यान देना। मान लो कोई अपने पास में एक लॉन्ग स्ट्रिंग है और वो एक किसी लॉन्ग पाइप से ऐसे निकल रही है, ऐसे इससे पास हो रही, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मास है, बहुत हैवी मास कैपिटल M जुड़ा हुआ है इससे स्ट्रिंग से, और दूसरे एंड को ऐसे किसी और मास से जोड़ा गया, ये मास बच्चे स्मॉल m और ये एंगल है थीटा, और इसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो कोई होगी जिससे इसे घुमाया जा रहा है, ऐसे करके घुमा दिया गया किसी सर्कल में, और किसी सर्कल में अगर घुमा दिया तो इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। अब देखो मैंने कहा ये मास बहुत ज़्यादा है तो ये स्टेशनरी पोजीशन पर होगा, इससे ऐसे लटका हुआ है, ऐसे नहीं होगा कि ऐसे वापस आए, ऐसे करके स्टेबल पोजीशन पर। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, टाइम पीरियड निकालना बच्चा, चलो निकालते हैं, ध्यान देना कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर लगेगी बच्चे t, फिर से वही कहानी, इधर थीटा तो ये हो गया t cos थीटा, इस तरफ ये लेंथ बच्चे गिवन है l है, ये हो गया t sin थीटा, इधर लग गया स्मॉल m इंटू आर इंटू ओमेगा इसका, सर r क्या है भाई, r तो इस सर्कल की रेडियस है जो कि गिवन नहीं है, हम लोग निकाल ले जाएंगे, ठीक है। इस तरफ बेटा नीचे इसमें mg लगेगा, यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा कैपिटल mg, लेकिन ये इस इक्विलिब्रियम में होगा यहाँ पर, तो टेंशन इसको बैलेंस कर देगी, यानी अपन लोग यहाँ से टेंशन की तो वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाएंगे, और टेंशन की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल आ जाएगी, लिखूंगा टेंशन इक्वल टू कैपिटल mg, किसके इक्वल आ गई बच्चे कैपिटल mg के इक्वल। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि मुझे सर इसकी फाइंड आउट, मुझे इसका फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, तो मैं केवल t साइन थीटा को ले लेता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर t साइन थीटा दैट इज इक्वल टू द t साइन थीटा इक्वल टू द स्मॉल m इंटू आर, बच्चे r क्या होगा, बार बार मैं बता रहा हूँ ये l है तो r की वैल्यू
एल साइन थीटा होगी, तो इसकी जगह लिख दिया एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। सर ये कहानी ऐसी बना क्यों रहे आखिर? टाइम पीरियड का इससे क्या मतलब? बेटा ओमेगा अगर मैं निकाल ले जाऊंगा ना तो ओमेगा 2π/T होता है रिवोल्यूशन में, तो टाइम पीरियड आ जाएगा इसके रिवोल्यूशन का। तो अब साइन थीटा से तो साइन थीटा मार दिया, टी का क्या करूँ सर? टी की तो वैल्यू निकाल चुका हूँ और ये टी एम जी के बराबर है, तो इसकी जगह कैपिटल एम जी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करिए, दैट इज इक्वल टू द कैपिटल एम जी अपॉन में स्मॉल एम इंटू एल, यानी ओमेगा की वैल्यू आ गई बच्चे अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम जी अपॉन में स्मॉल एम इंटू एल। ओमेगा को लिखते हैं अपन लोग 2π/T, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू जी अपॉन में स्मॉल एम इंटू एल। सो अगर मैं टाइम पीरियड यहाँ कैलकुलेट करूँ, देन टाइम पीरियड इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम एल अपॉन में कैपिटल एम इंटू जी। ये हो गया टाइम पीरियड इसके रिवोल्यूशन का। यहाँ तक मेरे ख्याल से कहानी क्लियर है, टाइम पीरियड अपन लोग को पता लग गया। कितना आया बच्चे? 2π अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम एल अपॉन में कैपिटल एम जी, ये टाइम पीरियड आ गया। चलो और भी चीज़ें निकालते हैं, ध्यान देना था। एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। समझो, मान लो ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट एक कोई सिस्टम है, ये टेबल है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ऐसे इससे जुड़ी हुई है, ये कोई रॉड टाइप की है, इससे ऐसे जुड़ी है। इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर दो मास रखे हुए हैं, एक मास बालक ये रखा ए और एक मास यहां पर रखा है बच्चे बी, ये दो मास रखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं मास ऑफ ए, इसकी वैल्यू बच्चे दे रखी 15 kg, मैं बोल रहा हूं मास ऑफ बी दैट इज इक्वल टू द 45 kg। इन दोनों मासेस की वैल्यू दे रखी है, एक मास की वैल्यू है 15 kg और दूसरे की है 45 kg, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ दिक्कत होगी इसमें। चलो अब क्या होगा, मैंने मान लिया ये दोनों मास जो है वो किसी एक स्ट्रिंग से बंधे, ये मास जो है एक स्ट्रिंग से ऐसे बंधे हुए हैं और ये स्ट्रिंग किसी पुली से ऐसे अटैच्ड है, यहाँ पर किसी पुली से ऐसे अटैच्ड है और फिर ये ऐसे बंधे, ठीक है। और ये जो पूरी जो टेबल है, ये जो पूरा सिस्टम है वो घूम रहा है, ये जो पूरा सिस्टम है वो घूम रहा है किसी वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। इफ होल हॉरिजॉन्टल सिस्टम, इफ होल सिस्टम is revolving around एक्सिस गिवन, जो गिवन एक्सिस है उसके अराउंड ये घूम रहा है पूरा सिस्टम, ठीक है। अच्छा अगर ये घूमेगा बच्चे, अगर ये घूमेगा, मैं कह रहा हूँ घूम रहा है इक्विलिब्रियम में, तो अगर ये घूमेगा तो ये वाला जो ब्लॉक है जो ज़्यादा मास का है उस पर लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर इधर की तरफ और इस पर भी इधर लगेगा, लेकिन ये ज़्यादा होगा ये कम, ये तो भागने की कोशिश करेंगे लेकिन भाग नहीं रही है। क्यों नहीं भाग रही? मैंने बोल दिया कि इनके बीच में फ्रिक्शन भी है और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन coefficient of friction between surface A and ground या both blocks and ground, both blocks and ground is 0.25, इतना दे रखा है coefficient of friction, ठीक है। इनके बीच का जो coefficient of friction है बच्चे वो दे रखा है 0.25, ठीक है। अब समझते हैं क्या कहानी है। तो अपन लोग को फाइंड आउट करना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, ये चीज़ गिवन है, ये गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये 300 mm और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 450 mm। कितनी है बच्चे? 450 mm। स्ट्रिंग की लेंथ है 300 mm और उधर दे रखी है 450 mm, ठीक है। अपन लोग को फाइंड आउट करना है ओमेगा इस तरीके से कि ये जो है रेडियल स्लाइडिंग जस्ट होने लग जाए, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा, फाइंड
ओमेगा फॉर विच रेडियल sliding will occur, and second, एक तो हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है जिसके लिए रेडियल स्लाइडिंग हो, एंड सेकेंड अपन लोग को बच्चे फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क डन होगा फाइंड वर्क डन by external agent, work done by external agent for this omega, for which sliding just start, sliding जस्ट स्टार्ट्स। ठीक है, इसी ओमेगा के लिए फाइंड आउट करना है। ये अपना न्यूमेरिकल है बच्चे। ठीक है, चलो अब समझते क्या क्या कहानी हो सकती है इसमें, ध्यान देना। देखो ये वाला ब्लॉक है, इसका मास ज़्यादा है और ये लेंथ भी ज़्यादा है, तो ये वाला जो ब्लॉक है बच्चे ये घूमेगा इतने बड़े से सर्कल में, और ये जो ए ब्लॉक है ये थोड़े से छोटे सर्कल में ऐसे घूमेगा, यानी इसकी रेडियस कम होगी और मास भी कम है। तो सर अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूं, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ध्यान देना बच्चे जरा। ब्लॉक ए पर तो एक तो लग रही होगी टेंशन इधर, दूसरा अगर इधर टेंशन ये घूम रहा है तो बाहर की तरफ ये भागने की कोशिश करेगा, तो इस पर लगेगा एम, इसका मास जो भी है m1 मान लिया, r1 इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये लगेगी। और क्या लगेगा सर, ये बाहर की तरफ भागेगा, पहले टेंशन पहले नहीं लगेगी, पहले बाहर की तरफ भागेगा, इधर की तरफ टेंशन होगी तो ये फोर्स कुछ ज़्यादा होगा, और इधर भी क्या होगी, इधर भी यही टेंशन सेम लगेगी, लेकिन ये वाला फोर्स कुछ कम होगा m2r2 ओमेगा स्क्वायर। तो इससे तो इधर स्लिप करना चाहिए और ब्लॉक बी को राइट साइड में शिफ्ट करना चाहिए। भाई ब्लॉक ए को किधर स्लिप करना चाहिए, ब्लॉक ए को लेफ्ट साइड में स्लिप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है। अब ये फोर्स ज़्यादा है तो ये देखो इसको खींचने की कोशिश करेगा, अगर ये स्ट्रिंग इधर खींचेगी तो जाहिर सी बात है इधर वाली ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये इस तरफ खींच जाएगा ब्लॉक के लेफ्ट साइड में, और ब्लॉक ए अगर लेफ्ट साइड में स्लाइड करेगा तो मेरे बच्चे ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए। भाई अगर ये ब्लॉक ए लेफ्ट साइड में स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो इस पर लगेगा राइट साइड में। तो मैं लिखूंगा फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए किधर की तरफ बच्चे, राइट साइड में। मैंने इसे F1 लिख दिया। देखो फ्रिक्शन बराबर नहीं होंगे, क्यों नहीं बराबर होंगे भाई, म्यू तो इक्वल है लेकिन मास तो अलग अलग है ना, तो फ्रिक्शन भी अलग आएंगे। तो इस पर एक फ्रिक्शन हो गया राइट साइड में कितना, F1। और ये वाला ब्लॉक सर किधर जाने की कोशिश करेगा, ये तो सर बाहर भागने की कोशिश करेगा, और अगर ये बाहर भागने की कोशिश करेगा तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो किधर की तरफ आ जाएगा बच्चे, अंदर की तरफ आ जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना गंदा, मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बी ब्लॉक की। देखो बच्चे ये वाला बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक का मास है m1, रेडियस r1, ओमेगा स्क्वायर इधर लग रहा है। देखो टेंशन बी ब्लॉक पर इधर आ गई, और बी ब्लॉक पर एक और फोर्स आ गया, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ये रहा, ये तो बैलेंस है, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्लाइडिंग। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर T प्लस फ्रिक्शन फोर्स F2 इक्वल टू m1 r1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं ए ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ? बिल्कुल बना लेते हैं। मैंने ए ब्लॉक को ऐसे लिखा, इसका मास बच्चे हो गया m2, रेडियस हो गए r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इधर की तरफ इस पर लग रही बेटा टेंशन, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा सर इस पर, फ्रिक्शन फोर्स तो इस तरफ लग रहा है यानी F2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ T माइनस F2 इक्वल टू m2r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर? बिल्कुल बात सही है, मैं लिख दूंगा T माइनस F2 इक्वल टू m2r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अपन लोग को बच्चे कैलकुलेट क्या करना है सर, अपन लोग को कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ ओमेगा की वैल्यू। अभी तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से अपन लोग कैलकुलेट कर ले जाएंगे। कैसे? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से टेंशन हटानी है मुझे। भाई फ्रिक्शन की तो वैल्यू निकाल सकता हूँ म्यू एम जी से, तो टेंशन एक अलग से टर्म आ रहा है तो इससे मैं हटा देता हूँ। कैसे हटाऊँगा? माइनस कर देता हूँ, इसे माइनस किया, ये प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। F2 प्लस F2 सॉरी F2 प्लस F1 सॉरी
दैट इज द F1, ठीक है। F2 प्लस F1 इक्वल टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर माइनस M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। बच्चे मैंने यहाँ से M1 R1 माइनस M2 R2 दैट इज इक्वल टू द ये ओमेगा स्क्वायर। F1 प्लस F2 बेटा क्या होगा, एक होगा म्यू M1 जी और दूसरा हो जाएगा म्यू M2 जी, ठीक है। सॉल्व करते हैं बच्चे, ध्यान देना। तो म्यू इंटू जी तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा बच्चे, M1 प्लस M2 इक्वल टू M1 R1 माइनस M2 R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू अगर निकालूंगा तो क्या आ जाएगी बच्चे, अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू जी टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 अपॉन में M1 R1 माइनस का M2 R2। सॉल्व कर लेते हैं, समझो, यानी ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू जी, ठीक है। म्यू मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू 0.25, लिख लो 0.25। जी की वैल्यू बच्चे 10 आ गई। M1 अगर मैं लिखूं तो 15 था, M2 बच्चे 45 था, अपॉन में M1 15, M2 की वैल्यू है 300 mm, यानी कि सॉरी M1 की वैल्यू है बच्चे 45 इंटू 450 इंटू mm है तो 10 की पावर -3 माइनस M2 की वैल्यू बेटा 15 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -3 300, सॉरी ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो निकालते हैं। क्या कुछ कॉमन हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है बच्चे। ऊपर हो जाएगा 2.5 इंटू 60 डिवाइड बाई, यहाँ कुछ कॉमन है बेटा, एक तो 15 कॉमन, फिर एक और भाई देखो ये 15 कॉमन, फिर एक और 15 कॉमन, फिर एक 10 कॉमन, फिर 10 की पावर -3 कॉमन ले लिया। क्या बचा भाई, 15 यहाँ कॉमन लिया 3, 10 कॉमन लिया बचा 45, फिर 15 कॉमन 3, यहाँ 15 और 15 कॉमन लिया 2 बचा, ये आ गया। यानी ओमेगा इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, 25 जा 25 6 जा 150 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 3 3 जा 9 -2 7। कैंसिल आउट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 15 से 15 कैंसिल, तो ये हो गया 1000 डिवाइड बाई 105। इसे बच्चे कैलकुलेट करोगे 9 पॉइंट समथिंग यानी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.0102 समथिंग, इतने रेडियन पर सेकेंड। ये तो आ गया बच्चे ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया न्यूमेरिकल में, आगे देखो, आगे इन्होंने न्यूमेरिकल में पूछा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फॉर ओमेगा स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। अब देखो भाई फ्रिक्शन जो है स्टैटिक है, लग तो अलग लग रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से फोर्स कैसे मैं निकालूं जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। कर रहे होंगे अपोज, क्योंकि घूमने की भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन अपोज हो रहा है। तो क्या चीज इनमें है जो वर्क डन देगी, सर वर्क डन यहाँ पर जो आएगा एक्सटर्नल एजेंट वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही वर्क डन लिख लेता हूँ। सो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। पहले ब्लॉक की बच्चे काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 b1 स्क्वायर और दूसरे वाले की हाफ m2 b2 स्क्वायर। क्या मैं m1 b1 तो पता है मुझे, 1/2 कॉमन ले लिया, m1 b1 की जगह क्या मैं r1 ओमेगा लिख सकता हूँ, यानी r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस b2 की जगह r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मेरे ख्याल से अपने पास में दोनों वैल्यू हैं और इन दोनों वैल्यू को अगर अपन लोग पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू बच्चे एक 45, ये 450 का स्क्वायर यानी 45 इंटू 45 इंटू 450 था बच्चे, तो 100 बना, 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस, वो mm में था तो 10 की पावर -4 प्लस इधर हो जाएगा बेटा कितना मास था 15, R2 की वैल्यू 300, 300 को लिखेंगे अपन लोग 30 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -4 और साथ में ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3.01, इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चे, इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा।
तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब अपन लोग जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला वो सारा निपटा चुके हैं, काइनेमेटिक्स भी सर्कुलर मोशन की अपन लोग पढ़ चुके हैं। तो अगला जो टर्म होगा उसमें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, और उस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपन लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर फोकस्ड रहेंगे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।